नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि समय या टाइम आखिर है क्या? हम सब अपनी जिंदगी इसी एक चीज के इर्द गिर्द जीते हैं। हम कहते हैं, समय भाग रहा है, मेरे पास समय नहीं है, या वो अच्छा समय था। हमें यह बहुत ही स्वाभाविक रूप से महसूस होता है कि समय एक नदी की तरह है, जो लगातार अतीत से भविष्य की ओर बह रही है। हमारा एक अतीत है जो जा चुका है, एक भविष्य है जो आने वाला है, और हम सब इस अब के छोटे से फिसलते हुए क्षण में जी रहे हैं। यह एहसास हमारी पूरी जिंदगी का, हमारी पूरी चेतना का आधार है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरा का पूरा एहसास, समय का यह बहना, अतीत और भविष्य का यह भेद, यह सब सिर्फ एक बहुत ही विशाल और बहुत ही जिद्दी भ्रम हो सकता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आधुनिक भौतिकी और कुछ महान दार्शनिक यह मानते हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही एक समान रूप से वास्तविक हैं और वे सब एक साथ मौजूद हैं? यह एक ऐसा विचार है जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच सकता है और आपको हकीकत की प्रकृति के बारे में ही सोचने पर मजबूर कर सकता है। आज हम इसी सबसे विशाल, सबसे गहरे और सबसे दिमाग को चकरा देने वाले रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं। क्या समय वास्तविक है? यह कोई सूखी वैज्ञानिक चर्चा नहीं होगी। यह एक यात्रा होगी हमारे अपने अनुभव के दिल में और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में। क्या आप तैयार हैं समय के इस मायाजाल को भेदने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, समय का दरिया, हमारी सहज बुद्धि और बहता हुआ अब। चलिए अपनी इस अद्भुत और कुछ अजीब यात्रा की शुरुआत उस जगह से करते हैं जहां हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। वो है हमारे समय के सहज, स्वाभाविक अनुभव की दुनिया। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको महसूस होता है कि समय एक अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली नदी है, जो हमेशा एक ही दिशा में बह रही है, आगे की ओर। ये एक ऐसी नदी है जिसमें हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी नावों में बह रहे हैं। हमारे पीछे जो गुजर चुका है वो है अतीत का विशाल और धुंधला किनारा। वो वास्तविक तो है, लेकिन अब हम वहां वापस नहीं जा सकते। वो हमेशा के लिए जा चुका है। हमारी नाव के ठीक सामने जो आने वाला है वो है भविष्य का अंतहीन और अनजाना महासागर। वो अभी तक बना नहीं है, वो संभावनाओं से भरा है। और हम सब कहाँ हैं? हम हैं वर्तमान के उस छोटे से, उस क्षण भंगुर क्षण में, जो हमारी नाव का अगला हिस्सा है। यह अब का क्षण ही एकमात्र वास्तविक क्षण लगता है, जो लगातार भविष्य को खाता जा रहा है और उसे अतीत बनाता जा रहा है। ये जो तस्वीर है, जिसमें सिर्फ वर्तमान ही वास्तविक है और समय एक नदी की तरह बह रहा है, इसे दर्शन की भाषा में प्रेजेंटिज्म कहते हैं। ये हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम अपनी पूरी जिंदगी इसी विश्वास के आधार पर जीते हैं। हम अपने अतीत की गलतियों पर पछताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उन्हें बदल नहीं सकते। हम अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं और चिंता करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो अभी तक तय नहीं है और हमारे आज के कर्म उसे आकार देंगे। यह बहते हुए समय का विचार हमारी स्वतंत्र इच्छा की भावना को भी एक बहुत मजबूत आधार देता है, क्योंकि अगर भविष्य अभी खुला हुआ है, अगर वो अभी लिखा नहीं गया है, तभी तो हमारे चुनाव का कोई मतलब है। इस प्रेजेंटिज्म की दुनिया में समय का एक बहुत ही स्पष्ट तीर है, एक ऐसी दिशा है जो कभी नहीं बदलती। अंडे टूटते हैं, वे कभी भी अपने आप वापस झुरकर साबुत नहीं बन जाते। हम बुजुर्ग होते हैं, हम कभी भी वापस जवान नहीं होते। कारण हमेशा प्रभाव से पहले आता है। यह एक तरफा यातायात है और यह हमारे अनुभव का सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक नियम है। हम इस नियम पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि हम इस पर सवाल भी नहीं उठाते। यह सहज दृष्टिकोण हमें एक बहुत ही मानवीय और एक बहुत ही संतोषजनक दुनिया देता है। इसमें बदलाव वास्तविक है, इसमें हमारी आजादी वास्तविक है और इसमें हमारे कर्मों का महत्व भी वास्तविक है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र चीज है जो हमारे पास सच में है। अतीत एक याद है, भविष्य एक कल्पना है, असली जीवन तो इसी अब में है। ये दर्शन की कई आध्यात्मिक परंपराओं, जैसे कि बौद्ध धर्म, के भी बहुत करीब है। तो अगर यह दृष्टिकोण इतना स्वाभाविक है, इतना संतोषजनक है और हमारे अनुभव से इतना मेल खाता है, तो फिर समस्या क्या है? हम इस पर सवाल उठा ही क्यों रहे हैं? हम इस पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि
20वीं सदी में एक ऐसे जीनियस ने जन्म लिया था जिसने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। और उस तरीके में हमारे इस प्यारे बहते हुए समय के लिए कोई जगह नहीं थी। वो जीनियस थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। और उनकी रिलेटिविटी की थ्योरी ने समय की इस खूबसूरत नदी जैसी तस्वीर को लिया और उसे एक जमी हुई एक स्थिर झील में बदल दिया। ये एक ऐसा विचार था जो हमारे सामान्य ज्ञान को, हमारी पूरी सहज बुद्धि को एक बहुत विशाल और बहुत ही असहज करने वाली चुनौती देने वाला था। चैप्टर नंबर 2, जब समय धीमा हो गया, आइंस्टाइन का क्रांतिकारी विचार। अब हम अपनी कहानी में उस मोड़ पर आते हैं जहां हमारी सहज बुद्धि और आधुनिक भौतिकी के बीच एक बहुत विशाल और बहुत ही गहरी खाई पैदा हो जाती है। और इस खाई को खोदने वाले व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। 1905 और 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा। ये सिद्धांत सिर्फ गुरुत्वाकर्षण या गति के बारे में नहीं थे। ये तो स्पेस और टाइम यानी स्थान और समय की प्रकृति के बारे में ही हमारी पूरी समझ को बदलने वाले थे। और उन्होंने समय के बारे में जो कहा वो इतना ज्यादा अजीब और इतना ज्यादा हमारे अनुभव के खिलाफ था कि आज भी 100 साल बाद भी उसे पूरी तरह से महसूस करना बहुत मुश्किल है। आइंस्टाइन से पहले न्यूटन के समय से यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष है। इसका मतलब है कि समय पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही गति से, एक ही लय में, एक घड़ी की तरह टिक टिक करके चलता है। आपकी घड़ी और मेरी घड़ी और ब्रह्मांड के दूसरे कोने में किसी एलियन की घड़ी, यह सब एक साथ एक ही गति से चल रही हैं। यह एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल समय था। ये हमारे सामान्य ज्ञान से पूरी तरह से मेल खाता है। लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह दिखाया कि यह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि समय निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। इसका मतलब है कि समय की गति स्थिर नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी तेजी से गति कर रहे हैं। उनका प्रसिद्ध निष्कर्ष था कि आप जितनी तेजी से चलेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा बीतेगा, किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो स्थिर है। यह कोई सैद्धांतिक बकवास नहीं है, यह एक प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध तथ्य है। वैज्ञानिकों ने बहुत ही सटीक परमाणु घड़ियों को एक तेज गति वाले जेट विमान में रखा है, और जब वो विमान धरती पर वापस लौटा तो उसकी घड़ी धरती पर रखी हुई घड़ी से 1 सेकंड के एक छोटे से हिस्से से ही सही पर पीछे थी। उस घड़ी के लिए समय सच में धीमा हो गया था। यह अपने आप में ही एक बहुत ही अजीब विचार है। लेकिन आइंस्टाइन यही नहीं रुके। उन्होंने हमें एक और उससे भी ज्यादा दिमाग को हिला देने वाला विचार दिया, और वो था एक ही समय में होने की सापेक्षता। हम सब यह मानकर चलते हैं कि एक सार्वभौमिक अब है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही है। जो क्षण मेरे लिए अभी है वही आपके लिए भी अभी है, और वही मंगल ग्रह पर मौजूद एक रोवर के लिए भी अभी है। आइंस्टाइन ने दिखाया कि यह भी सच नहीं है। उन्होंने एक विचार प्रयोग से यह समझाया। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही लंबी ट्रेन है जो बहुत तेजी से चल रही है, और उस ट्रेन के ठीक बीच में एक बल्ब जलता है। अब ट्रेन के अंदर बैठे हुए एक व्यक्ति के लिए उस बल्ब की रोशनी ट्रेन के अगले और पिछले दोनों सिरों पर एक ही समय पर पहुंचेगी, क्योंकि वो दोनों सिरों से बराबर दूरी पर है। लेकिन अब कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर इस चलती हुई ट्रेन को देख रहा है। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ट्रेन का अगला सिरा रोशनी से कुछ दूर जा रहा है और पिछला सिरा रोशनी की ओर आ रहा है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के लिए वो रोशनी ट्रेन के पिछले सिरे पर पहले पहुंचेगी और अगले सिरे पर बाद में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो घटनाएं जो एक पर्यवेक्षक यानी ट्रेन के अंदर का व्यक्ति के लिए एक साथ हो रही हैं, वही दो घटनाएं किसी और पर्यवेक्षक यानी प्लेटफॉर्म का व्यक्ति के लिए अलग अलग समय पर हो रही हैं। इसका मतलब है कि कोई भी एक सार्वभौमिक अब नहीं है। आपका अब और मेरा अब अलग अलग हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम एक दूसरे के सापेक्ष कैसे गति कर रहे हैं। यह एक विनाशकारी निष्कर्ष था। अगर कोई भी एक सार्वभौमिक अब नहीं है, तो फिर प्रेजेंटिज्म का पूरा विचार कि सिर्फ वर्तमान ही वास्तविक है, वो तो ढह जाता है। क्योंकि अगर आपका वर्तमान मेरे अतीत में हो सकता है और किसी और के भविष्य में हो सकता है, तो फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वर्तमान ही वास्तविक है?
वास्तविकता को सभी पर्यवेक्षकों के लिए सुसंगत होने के लिए एक ही तार्किक निष्कर्ष निकलता है, और वो इतना ज्यादा अजीब है कि वो हमारी पूरी दुनिया को ही पलट देता है। और वो निष्कर्ष है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही समान रूप से वास्तविक हैं। चैप्टर नंबर 3, जमी हुई झील या बहता हुआ दरिया, ब्लॉक यूनिवर्स का विचार। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के इस क्रांतिकारी विचार ने कि कोई भी सार्वभौमिक अब नहीं है, दार्शनिकों और भौतिक विज्ञानियों को समय की एक बिल्कुल नई और बहुत ही प्रतिसहज तस्वीर बनाने पर मजबूर कर दिया। इस तस्वीर को इटर्नलिज्म या ज्यादा प्रसिद्ध रूप से ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहा जाता है। और यह विचार समय के बारे में हमारी सबसे गहरी धारणाओं पर एक सीधा हमला है। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी क्या कहती है? यह कहती है कि हमें ब्रह्मांड को एक त्रिआयामी जगह के रूप में नहीं सोचना चाहिए जिसमें चीजें समय के साथ बदलती हैं, बल्कि हमें उसे एक 4 आयामी ब्लॉक के रूप में सोचना चाहिए जिसमें 3 आयाम स्थान के हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई, ऊंचाई और चौथा आयाम समय का है। और इस 4 आयामी स्पेस टाइम ब्लॉक में समय का हर एक क्षण बिग बैंग से लेकर ब्रह्मांड के अंतिम अंत तक एक साथ समान रूप से वास्तविक और मौजूद है। यह समझने में कुछ मुश्किल हो सकता है, इसलिए चलिए कुछ उपमाओं का सहारा लेते हैं। कल्पना कीजिए समय की पूरी धारा की, एक बहुत ही लंबी ब्रेड की तरह। उस ब्रेड का हर एक टुकड़ा समय का एक अलग अलग क्षण है। एक टुकड़ा डायनासोर के युग का है, एक टुकड़ा आज का है, और एक टुकड़ा आज से 100 साल बाद का है। हम जो समय के अंदर जी रहे हैं, हम उस ब्रेड के एक एक टुकड़े को ही देख पाते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ वही टुकड़ा जिस पर हम अभी हैं वही वास्तविक है। लेकिन ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि नहीं, पूरी की पूरी ब्रेड अपने पहले टुकड़े से लेकर आखिरी टुकड़े तक एक साथ पहले से ही मौजूद है। या एक और आज के समय की उपमा लीजिए, एक डीवीडी की। एक फिल्म की पूरी कहानी, उसकी शुरुआत, उसका मध्य और उसका अंत उस डीवीडी पर पहले से ही एक साथ एनकोड की हुई है। कुछ भी हो नहीं रहा है, सब कुछ है। हमारी चेतना एक डीवीडी प्लेयर के लेजर की तरह है, जो उस डिस्क को फ्रेम दर फ्रेम एक एक करके अध्ययन कर रही है। और हमें यह भ्रम हो रहा है कि कहानी आगे जा रही है, कि एक कहानी उजागर हो रही है। लेकिन असल में पूरी कहानी तो शुरू से ही वहां थी। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड भी उसी डीवीडी की तरह है। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ उस 4 आयामी स्पेस टाइम ब्लॉक में पहले से ही अंकित है। यह एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही स्थिर और एक बहुत ही डरावना विचार है। यह समय के उस बहते हुए दरिया को एक जमी हुई, एक क्रिस्टल की झील में बदल देता है। यह कहता है कि बदलाव और प्रवाह का जो हमारा यह गहरा एहसास है, वो सिर्फ एक व्यक्तिपरक, एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है जो हमारे दिमाग की सीमाओं के कारण पैदा होता है। वास्तविकता अपने सबसे गहरे स्तर पर बदल नहीं रही है, वो तो बस है। अगर यह विचार सच है, तो इसके हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही गहरे और बहुत ही परेशान करने वाले परिणाम हैं। अगर भविष्य भी उतना ही वास्तविक और उतना ही तय है जितना कि अतीत, तो फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा का क्या? हमारे चुनाव का क्या मतलब रह जाता है, अगर वो सब कुछ उस स्पेस टाइम ब्लॉक में पहले से ही मौजूद है? यह हमें एक बहुत ही कठोर नियतिवाद की ओर ले जाता है। ये ऐसा है मानो हम सब एक बहुत ही भव्य, एक बहुत ही जटिल फिल्म के अभिनेता हैं, और हम सब अपनी अपनी स्क्रिप्ट को ही अध्ययन कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि हम अपने संवाद खुद बना रहे हैं। यह विचार जितना भौतिकी के साथ मेल खाता है, उतना ही यह हमारे गहरे मानवीय अनुभव के खिलाफ जाता है। हम यह महसूस करते हैं कि हम आजाद हैं। हम यह महसूस करते हैं कि भविष्य खुला हुआ है। तो फिर कौन सही है? क्या हमारी सबसे गहरी सहज बुद्धि गलत है, या फिर भौतिकी की यह तस्वीर अधूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर समय का यह प्रवाह सिर्फ एक भ्रम है, तो फिर यह इतना ज्यादा शक्तिशाली, इतना ज्यादा वास्तविक और इतना ज्यादा सार्वभौमिक भ्रम क्यों है? हमारा दिमाग यह भ्रम पैदा ही क्यों करता है? इस क्यों का जवाब हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है, समय की भौतिकी से, समय के मनोविज्ञान और समय के ऊष्म प्रवैगिकी की ओर। चैप्टर नंबर 4, अतीत की राख, भविष्य का धुआं, समय का तीर और एंट्रोपी। चाहे समय का प्रवाह वास्तविक हो या एक भ्रम, एक बहुत विशाल और बहुत ही गहरा रहस्य अब भी बाकी है, और वो है
समय का हमेशा एक ही दिशा में चलना क्यों प्रतीत होता है? हम सब यह अनुभव करते हैं कि समय का एक बहुत ही स्पष्ट तीर है जो हमेशा अतीत से भविष्य की ओर ही जाता है, कभी उल्टा नहीं। हम अतीत को याद कर सकते हैं, लेकिन हम भविष्य को याद नहीं कर सकते। अंडे टूटकर आमलेट बन जाते हैं, लेकिन आमलेट कभी भी वापस झुरकर साबुत अंडा नहीं बनते। दूध कॉफी में मिल जाता है, वो कभी भी अपने आप वापस अलग नहीं होता। हम बुजुर्ग होते हैं, हम कभी भी वापस जवान नहीं होते। ये एक तरफा यातायात क्यों है? क्यों नहीं समय कभी कभी पीछे की ओर भी बहता? ये पहेली और भी ज्यादा गहरी हो जाती है जब हम भौतिकी के सबसे बुनियादी नियमों को देखते हैं। न्यूटन के नियमों, आइंस्टाइन के नियमों और यहां तक कि क्वांटम मैकेनिक्स के भी लगभग सारे नियम पूरी तरह से समय सम्मित हैं। इसका मतलब है कि अगर आप उन नियमों का वर्णन करने वाले समीकरणों में समय को घटा समय से बदल दें, तो भी वो समीकरण उतने ही वैध रहते हैं। सरल शब्दों में, अगर आप 2 बिलियर्ड गेंदों के टकराने का एक वीडियो रिकॉर्ड करें और फिर उस वीडियो को उल्टा चलाएं, तो वो उल्टा वीडियो भी भौतिकी के नियमों का पूरी तरह से पालन करता हुआ दिखाई देगा। आप यह नहीं बता सकते कि असली वीडियो कौन सा था। तो अगर सबसे बुनियादी स्तर पर प्रकृति के नियमों को अतीत और भविष्य में कोई फर्क नहीं होता, तो फिर हमारी इस विशाल स्थूल दुनिया में ये इतना स्पष्ट एक तरफा समय का तीर कहां से आता है? इस सवाल का सबसे अच्छा और सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आता है ऊष्म प्रवैगिकी के दूसरे नियम से। यह भौतिकी का एक बहुत ही मौलिक नियम है और यह एंट्रोपी नामक एक अवधारणा पर आधारित है। एंट्रोपी क्या है? सरल शब्दों में, एंट्रोपी किसी भी बंद प्रणाली में अव्यवस्था या यादृच्छिकता का एक माप है। और ऊष्म प्रवैगिकी का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी बंद प्रणाली में, जैसे कि हमारा ब्रह्मांड, समय के साथ कुल एंट्रोपी हमेशा विकसित होती है या कम से कम समान रहती है, वो कभी भी घटती नहीं है। चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बक्सा है जिसके एक कोने में एक इत्र की शीशी है। जब आप शीशी को खोलते हैं तो इत्र के सारे अणु एक छोटी सी व्यवस्थित जगह पर केंद्रित होते हैं। यह एक कम एंट्रोपी की अवस्था है। अब समय के साथ क्या होगा? वो इत्र के अणु धीरे धीरे पूरे बक्से में फैल जाएंगे जब तक कि वे पूरी तरह से बेतरतीब ढंग से वितरित नहीं हो जाते। यह एक अव्यवस्थित अवस्था है, एक उच्च एंट्रोपी की अवस्था है और यह प्रक्रिया हमेशा एक ही दिशा में जाती है। आपने कभी यह नहीं देखा होगा कि एक कमरे में फैली हुई इत्र की खुशबू अपने आप वापस सिमट कर एक कोने में चली जाए। क्यों? क्योंकि अणुओं के लिए अव्यवस्थित होने के, बेतरतीब ढंग से फैले होने के खरबों खरबों तरीके हैं, लेकिन एक छोटी सी जगह पर व्यवस्थित होने का सिर्फ एक ही तरीका है। प्रकृति हमेशा संभाव्यता का रास्ता चुनती है और अव्यवस्था हमेशा व्यवस्था से कहीं ज्यादा संभाव्य होती है। तो समय का तीर और कुछ नहीं बल्कि एंट्रोपी का तीर ही है। हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के समय एक बहुत ही निम्न एंट्रोपी, एक बहुत ही व्यवस्थित अवस्था में शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक वो लगातार एक उच्च एंट्रोपी, एक ज्यादा अव्यवस्थित अवस्था की ओर जा रहा है। तारे जलकर अपनी ऊर्जा को बिखेर रहे हैं और अंततः ब्रह्मांड एक ऊष्मा मृत्यु की अवस्था में पहुंच जाएगा, जहां हर चीज एक समान तापमान पर अधिकतम अव्यवस्था की स्थिति में होगी। तो जिसे हम समय का प्रवाह कहते हैं, वो असल में सिर्फ ब्रह्मांड का इस एक तरफा सड़क पर व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर यात्रा करना ही है। यह मनोवैज्ञानिक समय के तीर को भी समझाता है। हम अतीत को याद क्यों कर सकते हैं, लेकिन भविष्य को नहीं? क्योंकि अतीत वो दिशा है जिसमें एंट्रोपी कम थी, जिसमें चीजें ज्यादा व्यवस्थित थीं और जिसमें रिकॉर्ड या यादें बन सकती थीं। भविष्य वो दिशा है जिसमें एंट्रोपी ज्यादा होगी और वो अभी तक घटित नहीं हुई है। हमारा दिमाग भी एक थर्मोडायनामिक प्रणाली है जो यादें बनाने के लिए ऊर्जा खर्च करता है और इस प्रक्रिया में एंट्रोपी को विकसित करता है। तो हमारा याद करने का तरीका ही हमें समय के तीर की दिशा में बांध देता है। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? चैप्टर नंबर 5, आपके दिमाग में लगी घड़ी, समय का मनोवैज्ञानिक भ्रम। अब तक हमने समय को एक बाहरी भौतिक वास्तविकता के रूप में देखने की कोशिश की है। हमने आइंस्टाइन के स्पेस टाइम को देखा और हमने एंट्रोपी के तीर को समझा। लेकिन क्या हो अगर समय का रहस्य बाहर ब्रह्मांड में है ही नहीं? क्या हो अगर यह पूरी की पूरी चीज, समय का यह पूरा का पूरा अनुभव हमारे अपने मन के अंदर ही पैदा होता हो?
यह एक और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पुराना दार्शनिक दृष्टिकोण है, जिसे सबसे प्रसिद्ध रूप से महान जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट ने पेश किया था। कांत ने एक बहुत ही क्रांतिकारी और कुछ मुश्किल लगने वाला तर्क दिया। उन्होंने कहा कि समय यानी और स्थान भी इस बाहरी वस्तुनिष्ठ दुनिया का कोई गुण नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में चीजें समय में होती हैं, बल्कि समय हमारे अपने मन की, हमारी अपनी चेतना की एक अंतर्निहित संरचना है। यह एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम या एक तरह का चश्मा है जिसे हम सब जन्म से ही पहने हुए हैं और जिसके माध्यम से ही हम इस दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। चलिए इसे एक सरल उपमा से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे चश्मे के साथ पैदा हुए हैं जिसके शीशे हमेशा नीले रंग के हैं और आप इस चश्मे को कभी नहीं उतार सकते। आपके लिए पूरी दुनिया ही नीले रंग की अलग अलग शेड्स में दिखाई देगी। आप कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि बिना नीले रंग के दुनिया कैसी दिखती है। कांट कहते हैं कि समय भी बिल्कुल इसी नीले चश्मे की तरह है। यह हमारे मन का एक सहज अंतर्ज्ञान का रूप है। हमारा मन बाहर से आने वाली कच्ची, अराजक संवेदी जानकारी को लेता है और उसे एक व्यवस्थित रूप देने के लिए उसे समय के इस फाइलिंग सिस्टम में पहले और बाद के क्रम में जमाता है। हम समय के बिना दुनिया का अनुभव कर ही नहीं सकते, ठीक वैसे ही जैसे हम उस नीले चश्मे के बिना दुनिया को नहीं देख सकते। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या समय वास्तविक है? इस सवाल का जवाब है हाँ, ये हमारे अनुभव के लिए पूरी तरह से वास्तविक है, लेकिन हम यह कभी नहीं जान सकते कि यह अपने आप में वास्तविक है या नहीं। यह समय को एक भौतिक पहेली से एक मनोवैज्ञानिक पहेली में बदल देता है। यह विचार आधुनिक तंत्रिका विज्ञान से भी कुछ बहुत ही दिलचस्प समर्थन पाता है। जब वैज्ञानिक हमारे दिमाग के अंदर समय के अनुभव को खोजते हैं, तो उन्हें कोई एक घड़ी या कोई एक समय केंद्र नहीं मिलता, बल्कि वे पाते हैं कि समय का अनुभव हमारे दिमाग के कई अलग अलग हिस्सों द्वारा एक साथ मिलकर रचा गया एक बहुत ही जटिल निर्माण है। हमारी याददाश्त, हमारा ध्यान और हमारी भावनाएं, यह सब हमारे समय के अनुभव को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई बहुत ही मजेदार काम कर रहे होते हैं, तो समय उड़ जाता है, और जब आप बोर हो रहे होते हैं या किसी दर्द में होते हैं, तो वही 5 मिनट कितने लंबे लगते हैं? ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा दिमाग उस अवधि में ज्यादा यादें बनाता है, और बाद में जब हम उस समय को याद करते हैं, तो वो हमें ज्यादा लंबा लगता है। इसी तरह जब कोई जानलेवा खतरा होता है, तो समय धीमा क्यों लगने लगता है? क्योंकि उस समय हमारा दिमाग एक हाइपर अलर्ट मोड में चला जाता है और बहुत ही तेजी से बहुत सारी जानकारी को प्रोसेस करने लगता है, जिससे हमें यह भ्रम होता है कि समय धीमा हो गया है। यह सब हमें यह दिखाता है कि हमारा समय का अनुभव कितना ज्यादा लचीला, कितना ज्यादा व्यक्तिपरक और कितना ज्यादा हमारे मन की अवस्था पर निर्भर है। ये कोई बाहरी, स्थिर, टिक टिक करती हुई घड़ी नहीं है। यह तो एक संगीत की तरह है, जिसे हमारा दिमाग हमारी भावनाओं और हमारे अनुभवों की लय पर खुद ही रच रहा है। तो अगर समय का यह प्रवाह हमारे दिमाग का ही एक निर्माण है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इस भ्रम से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम समय के बिना की दुनिया का अनुभव कर सकते हैं? चैप्टर नंबर 6, अब के क्षण का जादू। क्या हम समय से मुक्त हो सकते हैं? अगर समय का यह निरंतर प्रवाह, यह अतीत का बोझ और यह भविष्य की चिंता हमारे दिमाग का ही एक निर्माण है, तो एक बहुत ही रोमांचक और मुक्तिदायक सवाल उठता है। क्या हम इस निर्माण से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम समय की इस जेल से आजाद हो सकते हैं? दुनिया भर की कई आध्यात्मिक और रहस्यवादी परंपराएं हजारों सालों से इसी सवाल का जवाब हाँ में देती आई हैं। वे कहती हैं कि हाँ, एक ऐसी अवस्था है जिसमें समय का यह भ्रम गायब हो जाता है और हम एक शाश्वत अब या एक कालातीत क्षण का अनुभव कर सकते हैं। बौद्ध धर्म, खासकर जैन बौद्ध धर्म, इस विचार पर बहुत जोर देता है। जैन गुरु सिखाते हैं कि हमारे सारे दुख, हमारी सारी पीड़ा हमारे मन के समय में यात्रा करने की आदत से ही पैदा होती है। हम या तो अपने अतीत की गलतियों, अपने पछतावों और अपनी शिकायतों में अटके रहते हैं, या फिर हम अपने भविष्य की चिंताओं, अपने डरों और अपनी योजनाओं में खोए रहते हैं। और इस अतीत और भविष्य के बीच हम उस एकमात्र चीज को पूरी तरह से खो देते हैं जो सच में वास्तविक है, और वो है वर्तमान क्षण। इन परंपराओं के अनुसार
अब का यह क्षण समय की धारा का एक छोटा सा गुजरता हुआ टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह तो एक द्वार है, एक दरवाजा है जो समय से परे की दुनिया में खुलता है। जब हम अपने दिमाग की इस निरंतर बकबक को, इस अतीत और भविष्य के बारे में सोचने की इस आदत को शांत करना सीख जाते हैं, तो हम पहली बार सच में इस वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हो पाते हैं। और उस उपस्थिति में समय का एहसास गायब होने लगता है। इस अवस्था को ध्यान या माइंडफुलनेस के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने मन को अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से खींचकर सिर्फ एक ही चीज पर ले आते हैं जो अभी हो रही है, यानी आपकी सांस का अंदर आना और बाहर जाना। और जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाता है, समय का वो रैखिक प्रवाह टूटने लगता है। आपको एक गहरी शांति, एक गहरी स्थिरता और एक विस्तार का एहसास होता है। यह वो अवस्था है जिसे रहस्यवादी शाश्वतता का अनुभव कहते हैं। यह अनंत काल तक जीना नहीं है, यह तो समय के बाहर जीना है। यह अनुभव सिर्फ ध्यानियों तक ही सीमित नहीं है। हम सब ने अपनी जिंदगी में शायद बहुत ही छोटे छोटे पलों के लिए इसका अनुभव किया है। क्या आपको कभी ऐसा कोई पल याद है जब आप किसी काम में इतने ज्यादा खो गए थे, इतने ज्यादा फ्लो की अवस्था में थे कि आपको समय का कोई एहसास ही नहीं रहा? या जब आप प्रकृति की किसी अद्भुत सुंदरता को, जैसे कि एक सूर्यास्त को, देख रहे थे और एक पल के लिए आपका मन पूरी तरह से शांत और खामोश हो गया था? वही कालातीत क्षण है। ये विचार हमें हमारी अपनी जिंदगी के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यावहारिक सबक देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी खुशी का स्रोत अतीत में या भविष्य में नहीं, बल्कि इसी क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने की हमारी क्षमता में ही छिपा है। यह हमें कहता है कि हम अपनी जिंदगी को जीने की बजाय उसे सिर्फ सोचने में ही न बिता दें। यह ब्लॉक यूनिवर्स के उस भौतिकी के विचार के साथ भी एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से जुड़ता है। अगर भौतिकी कहती है कि समय का प्रवाह एक भ्रम है, तो ये आध्यात्मिक परंपराएं हमें उस भ्रम से जागने का एक व्यावहारिक तरीका देती हैं। वे हमें कहती हैं, हाँ, तुम एक फिल्म देख रहे हो, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि तुम दर्शक हो। जागो और पहचानो कि तुम इस क्षण के अलावा और कहीं नहीं हो। लेकिन अगर हम इस क्षण में जीना सीख भी लें, तो भी हमारे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है, और वो है हमारा अतीत। चैप्टर नंबर 7। क्या हम अतीत के कैदी हैं? यादों की प्रकृति। चाहे समय का प्रवाह वास्तविक हो या एक भ्रम, एक चीज है जो हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा और बहुत ही वास्तविक प्रभाव डालती है, और वो है हमारा अतीत। हमारा अतीत हमारी पहचान का एक बहुत विशाल हिस्सा है। हमारी यादें, हमारे अनुभव, हमारी सफलताएं और हमारी विफलताएं, ये सब मिलकर ही तो वो कहानी बनाती हैं जिसे हम मैं कहते हैं। लेकिन अतीत के साथ हमारा यह रिश्ता बहुत ही जटिल और अक्सर बहुत ही दर्दनाक भी हो सकता है। हम अक्सर अपने अतीत के कैदी बन जाते हैं, अपनी पुरानी गलतियों के बोझ तले दबे रहते हैं, या अपने उन सुनहरे दिनों की याद में खोए रहते हैं जो अब कभी वापस नहीं आ सकते। समय का दर्शन हमें हमारे अतीत के साथ हमारे इस रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। अगर हम प्रेजेंटिज्म के दृष्टिकोण को देखें, जो कहता है कि सिर्फ वर्तमान ही वास्तविक है, तो इसका मतलब है कि अतीत वास्तव में मौजूद नहीं है। वो तो बस हमारे दिमाग में मौजूद यादों के रूप में ही मौजूद है। यह एक बहुत ही मुक्तिदायक विचार है। इसका मतलब है कि आपका अतीत कोई ऐसी भारी, ठोस चीज नहीं है जिसे आप अपने कंधों पर ढो रहे हैं। वो तो बस एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे आप अपने वर्तमान मन से लगातार फिर से लिख रहे हैं। और तंत्रिका विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है। हमारी यादें किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह नहीं होती, जो हूबहू वैसी ही रहती हैं। हर बार जब हम किसी पुरानी याद को याद करते हैं, तो हम असल में उसे कुछ सा फिर से बना रहे होते हैं। और इस प्रक्रिया में हम उसे अपने आज के मूड, अपनी आज की समझ के अनुसार कुछ बहुत बदल भी देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास अपने अतीत को बदलने की शक्ति है। हम अतीत में जाकर घटनाओं को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन घटनाओं के अर्थ को, उस कहानी को जो हम खुद को सुनाते हैं, उसे जरूर बदल सकते हैं। हम अपनी गलतियों को एक विफलता के रूप में देखने की बजाय उन्हें एक सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। हम अपनी पीड़ा को एक कमजोरी के रूप में देखने की बजाय उसे अपनी ताकत का स्रोत बना सकते हैं। अब अगर हम ब्लॉक यूनिवर्स या इटर्नलिज्म के दृष्टिकोण को देखें,
तो तस्वीर और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। यह सिद्धांत कहता है कि अतीत गया नहीं है, वो तो स्पेस टाइम ब्लॉक में उतना ही वास्तविक और उतना ही मौजूद है जितना कि वर्तमान। ये सुनने में कुछ डरावना लग सकता है, मानो हमारी गलतियां हमेशा के लिए वहां अंकित हो गई हों। लेकिन इसका एक और ज्यादा सकारात्मक पहलू भी है। इसका मतलब यह भी है कि हमारे जीवन के जो सबसे सुखद, जो सबसे सुंदर पल थे, वे भी कभी खोए नहीं हैं। वे भी उस ब्लॉक यूनिवर्स में हमेशा के लिए अपनी पूरी चमक के साथ मौजूद हैं। यह दृष्टिकोण हमें एक तरह की ब्रह्मांडीय शांति का एहसास दे सकता है। यह हमें बताता है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर एक कदम, हर एक पल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उस पूरी तस्वीर को बनाने के लिए जरूरी है। यह हमें हमारे अतीत के प्रति एक स्वीकृति का भाव सिखाता है। तो चाहे आप किसी भी दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाएं, दोनों ही हमें एक ही महत्वपूर्ण सबक की ओर ले जाते हैं, और वो यह है कि हमें अपने अतीत का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहिए। हमें उससे सीखना चाहिए, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें उसमें कैद होकर नहीं रहना चाहिए। हमारा असली घर अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान में है। लेकिन वर्तमान के बारे में क्या? क्या यह वर्तमान क्षण उतना सरल है जितना वो दिखता है? चैप्टर नंबर 8, एक पल की चौड़ाई, वर्तमान का रहस्य। हम हमेशा वर्तमान क्षण में जीने की बात करते हैं, लेकिन यह वर्तमान क्षण या यह अब आखिर है क्या? क्या यह एक चाकू की धार की तरह एक शून्य अवधि वाला बिंदु है जो अतीत और भविष्य को अलग करता है? अगर ऐसा है, तो हम कभी भी वर्तमान में जी ही नहीं सकते, क्योंकि जिस पल हम उसके बारे में सोचेंगे, वो तो अतीत बन चुका होगा। या फिर वर्तमान की कोई चौड़ाई या अवधि भी होती है। यह एक और बहुत ही गहरी और बहुत ही मुश्किल मेटाफिजिकल पहेली है। विलियम जेम्स, जिनकी हमने साइकोलॉजी की ऑडियो बुक में बात की थी, का मानना था कि हमारा मनोवैज्ञानिक वर्तमान कोई एक गणितीय बिंदु नहीं है। इसकी एक छोटी सी लेकिन वास्तविक अवधि होती है। उन्होंने इसे विशाल वर्तमान कहा। यह कुछ सेकंड लंबा हो सकता है। ये वो समय की खिड़की है जिसमें हम एक संगीत के धुन को या एक वाक्य को एक अकेली अखंड इकाई के रूप में अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारा वर्तमान सिर्फ एक शून्य अवधि का बिंदु होता, तो हम कभी भी एक पूरी धुन को सुन ही नहीं पाते। हम तो बस अलग अलग असंबद्ध नोट ही सुन पाते। यह विचार हमें दिखाता है कि हमारा अनुभवात्मक वर्तमान और भौतिकी का गणितीय वर्तमान दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। हमारा मन समय के अलग अलग बिंदुओं को एक साथ एक सार्थक पूरी में पिरोता है। लेकिन अगर हम भौतिकी की दुनिया में वापस जाएं, तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी हमें बताती है कि अब का यह क्षण और भी ज्यादा मायावी है। जैसा कि हमने देखा, कोई भी एक सार्वभौमिक अब नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही हो। अब एक सापेक्ष, एक पर्यवेक्षक निर्भर अवधारणा है। इसका मतलब है कि वर्तमान कोई ब्रह्मांड का एक विशेषाधिकार प्राप्त क्षण नहीं है। यह तो बस हमारे अपने स्पेस टाइम के रास्ते पर एक सुविधाजनक लेबल है। ब्लॉक यूनिवर्स के दृष्टिकोण में वर्तमान का कोई मौलिक महत्व ही नहीं है। यह सिर्फ एक व्यक्तिपरक भ्रम है। सभी समय क्षण समान रूप से वास्तविक हैं। यह विचार हमारी जिंदगी के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। हम अक्सर अपने जीवन को एक कहानी की तरह देखते हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरमोत्कर्ष या लक्ष्य होता है जो भविष्य में कहीं है। हम सोचते हैं, जब मैं यह डिग्री हासिल कर लूंगा, तब मैं खुश होऊंगा, या जब मेरी शादी हो जाएगी, तब मेरी जिंदगी पूरी होगी। हम हमेशा भविष्य के किसी क्षण को वर्तमान से ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन अगर हर क्षण समान रूप से वास्तविक है, तो फिर कोई भी क्षण किसी दूसरे से ज्यादा विशेष नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन का मतलब किसी एक भविष्य के क्षण में नहीं पाया जा सकता। मतलब तो हर एक क्षण में जीवन की पूरी यात्रा में बिखरा हुआ है। यह हमें हर पल को उसकी अपनी संपूर्णता में जीने के लिए, उसकी अपनी सुंदरता की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें उस अंतहीन दौर से बाहर निकालता है जो हमेशा अगले बेहतर पल की तलाश में रहती है। तो वर्तमान एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी चीज है। यह हमारे अनुभव का केंद्र भी है, और शायद भौतिक वास्तविकता का एक भ्रम भी। यह हमें एक बार फिर यह याद दिलाता है कि हमारी दुनिया की जो तस्वीर हमारा मन बनाता है और जो तस्वीर भौतिकी बनाती है, वे दोनों बहुत अलग अलग हो सकती हैं, और सच्चाई शायद इन दोनों के बीच के एक रहस्यमयी संवाद में ही छिपी है। चैप्टर नंबर 9,
क्या भविष्य लिखा हुआ है? नियति और स्वतंत्र इच्छा का अंतिम टकराव। समय की हमारी इस यात्रा का अंतिम और शायद सबसे व्यक्तिगत और सबसे बेचैन करने वाला सवाल भविष्य की प्रकृति के बारे में है। क्या भविष्य एक खुली हुई अनलिखी किताब है जिसे हम अपने चुनावों से हर पल लिख रहे हैं, या फिर वो एक पहले से ही लिखी हुई किताब का आखिरी अध्याय है जिसे हम बस अध्ययन करने वाले हैं? यह स्वतंत्र इच्छा बनाम नियति की सदियों पुरानी और कभी ना खत्म होने वाली बहस है, और समय की प्रकृति का सवाल इस बहस के बिल्कुल केंद्र में है। जैसा कि हमने देखा, प्रेजेंटिज्म का हमारा सहज दृष्टिकोण जो कहता है कि सिर्फ वर्तमान ही वास्तविक है, वो स्वतंत्र इच्छा का एक बहुत महान समर्थक है। अगर भविष्य अभी तक मौजूद ही नहीं है, तो वो तय कैसे हो सकता है? भविष्य संभावनाओं का एक खुला मैदान है, और हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से उन संभावनाओं में से एक को वास्तविकता में बदलते हैं। यह एक बहुत ही सशक्त बनाने वाला और हमारी नैतिक जिम्मेदारी की भावना के अनुकूल विचार है। लेकिन जैसा कि हमने यह भी देखा, ब्लॉक यूनिवर्स का सिद्धांत, जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और एक नियतिवादी ब्रह्मांड के विचार से पैदा होता है, वो इस खूबसूरत तस्वीर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अगर अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी समान रूप से वास्तविक हैं और एक चार आयामी स्पेस टाइम ब्लॉक में एक साथ मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि भविष्य भी उतना ही स्थिर और बदला न जा सकने वाला है जितना कि अतीत। आपका कल का हर एक कर्म, हर एक विचार, वो उस ब्लॉक यूनिवर्स में पहले से ही अंकित है। आपका यह महसूस करना कि आप कोई चुनाव कर रहे हैं, वो सिर्फ एक भ्रम है। आप तो बस एक फिल्म के किरदार की तरह अपनी स्क्रिप्ट को ही जी रहे हैं। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला निष्कर्ष है। यह हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारी रचनात्मकता और हमारी नैतिकता, हर चीज की नींव को हिला देता है। अगर सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर किसी चीज की कोशिश करने का, एक बेहतर इंसान बनने का या एक बेहतर दुनिया बनाने का क्या मतलब रह जाता है? इस भयानक नियतिवाद से बचने के लिए कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक क्वांटम मैकेनिक्स की अनिश्चितता का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने अपनी फिलॉसफी ऑफ साइंस की ऑडियो बुक में देखा था, क्वांटम स्तर पर घटनाएं मौलिक रूप से संभाव्य होती हैं, नियतिबद्ध नहीं। हो सकता है कि यह क्वांटम अनिश्चितता हमारे दिमाग के स्तर पर भी काम करती हो और हमें एक सच्ची, एक गैर नियतिबद्ध स्वतंत्रता देती हो। लेकिन यह भी एक बहुत ही विवादास्पद और अभी तक साबित न हुआ विचार है। तो हम इस दुविधा के साथ कहाँ छोड़े जाते हैं? क्या हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा के शक्तिशाली आंतरिक अनुभव पर विश्वास करना चाहिए, या हमें भौतिकी के कठोर तर्कों को स्वीकार करना चाहिए? शायद एक बार फिर जवाब पूरकता के सिद्धांत में छिपा हो सकता है। शायद स्वतंत्र इच्छा और नियतिवाद, ये दोनों एक ही हकीकत के दो अलग अलग पूरक दृष्टिकोण हैं। जब हम अपने अनुभव के अंदर से देखते हैं, एक पहली पर्सन के नजरिए से, तो हम अपनी स्वतंत्रता को सीधे सीधे अनुभव करते हैं। वो हमारे लिए एक निर्विवाद सच्चाई है। लेकिन जब हम ब्रह्मांड को बाहर से देखते हैं, एक तीसरी पर्सन की, एक ईश्वर जैसी नजर से, तो हमें कारण और प्रभाव की एक अटूट श्रृंखला दिखाई देती है। शायद एक इंसान होने का मतलब ही है इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच के इस तनाव में, इस विरोधाभास में जीना। यह सवाल हमें हमारी अपनी जिंदगी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव करने पर मजबूर करता है। क्या आप यह मानकर जीना चाहते हैं कि आप एक कठपुतली हैं, या आप यह मानकर जीना चाहते हैं कि आप अपनी कहानी के लेखक हैं, भले ही आप इसे पूरी तरह से साबित न कर पाएं? विलियम जेम्स ने कहा था कि कुछ सवालों में हमारा विश्वास ही उस सच्चाई को बनाने में मदद करता है जिसे हम चाहते हैं। शायद स्वतंत्र इच्छा भी एक ऐसा ही विश्वास है। चैप्टर नंबर 10, समय के साथ जीना, एक भ्रम की सच्चाई। हम समय की इस अजीब, इस रहस्यमयी और इस अद्भुत नदी में अपनी यात्रा के अंत पर आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे हमारा सहज बहता हुआ समय का अनुभव आइंस्टाइन की भौतिकी के जमी हुए ब्लॉक यूनिवर्स के विचार से टकराता है। हमने देखा कि कैसे समय का तीर शायद सिर्फ एंट्रोपी के विकसित होने का ही दूसरा नाम है। और हमने यह भी देखा कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही समय के इस अनुभव का सबसे महान जादूगर हो सकता है। तो इन सब के बाद अंतिम सवाल पर वापस आते हैं, क्या समय वास्तविक है? और शायद इस पूरी यात्रा के बाद सबसे ईमानदार जवाब यह होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप वास्तविक शब्द से क्या मतलब निकालते हैं। अगर वास्तविक का मतलब है, क्या यह मेरे अनुभव का एक मौलिक, एक निर्विवाद और एक शक्तिशाली हिस्सा है,
तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। समय का प्रवाह, अतीत की यादें, भविष्य की आशाएं, ये सब हमारी चेतना का, हमारे इंसान होने का सबसे बुनियादी ताना बाना है। इस अर्थ में समय से ज्यादा वास्तविक और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वास्तविक का मतलब है, क्या यह ब्रह्मांड का एक मौलिक, एक पर्यवेक्षक स्वतंत्र, एक वस्तुनिष्ठ गुण है? तो जवाब है शायद नहीं। आधुनिक भौतिकी की सबसे अच्छी समझ हमें यही बताती है कि समय का वो बहना, वो विशेष अब का क्षण, ये शायद एक स्थानीय, एक आकस्मिक और एक उभरता हुआ गुण है। या शायद ये सिर्फ हमारे दिमाग द्वारा पैदा किया गया एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही स्थायी भ्रम है। तो हम इस विरोधाभास के साथ कैसे जिएं? शायद हमें दोनों ही सच्चाइयों को एक साथ लेकर जीना सीखना होगा। हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में समय के उस बहते हुए दरिया में पूरी तरह से जीना होगा। हमें अपने अतीत से सीखना होगा, हमें अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनानी होंगी और हमें अपने वर्तमान क्षणों को पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करना होगा। हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करके एक बेहतर इंसान बनने और एक बेहतर दुनिया बनाने की पूरी कोशिश करनी होगी। लेकिन साथ ही हमें कभी-कभी उस विशाल, उस दार्शनिक, उस ब्लॉक यूनिवर्स वाले दृष्टिकोण को भी याद रखना चाहिए। ये हमें एक तरह की ब्रह्मांडीय शांति और स्वीकृति दे सकता है। ये हमें हमारे पछतावों और हमारी चिंताओं के बोझ से कुछ हल्का कर सकता है। ये हमें याद दिला सकता है कि हमारे जीवन की यह पूरी कहानी अपने सभी सुखों और दुखों के साथ उस विशाल चार आयामी टेपेस्ट्री का एक सुंदर और एक आवश्यक हिस्सा है। अंत में समय की यह पहेली हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी सहज बुद्धि और अपने सामान्य ज्ञान को हमेशा अंतिम सत्य नहीं मान लेना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि यह ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा रहस्यमयी और कहीं ज्यादा अद्भुत है। और इस रहस्य के सामने सबसे अच्छी प्रतिक्रिया शायद एक बच्चे जैसी जिज्ञासा और एक अंतहीन आश्चर्य का भाव ही है। समय क्या है? हम शायद कभी भी पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे, लेकिन इसकी खोज करना, इस पर सवाल उठाना और इसके रहस्य के साथ जीना, यही तो एक दार्शनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रोमांच है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक विषय के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि समय कोई सरल, सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह भौतिकी, दर्शन और हमारे अपने मन का एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी संगम है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे समय की अलग-अलग दार्शनिक अवधारणाओं को समझें, कैसे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाएं और कैसे वर्तमान क्षण में जीने की कला को विकसित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर समय के इस भ्रम को समझकर, उससे ऊपर उठकर एक ज्यादा जागरूक और एक ज्यादा स्वतंत्र जीवन जीने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।